Assalamu alaikum and welcome back to Just Law on Iqra TV. I'm your host Ilyas Bulbulia. This is the second part to the show. Just before the break, we were looking at the implications of the coronavirus epidemic and in particular in relation to immigration matters. We'll go on to deal with this later after we've taken our next caller's call. जी मैंने ये सोलिसिटर से बात करनी है। जी आप अभी लाइव है ऐप पे। जी आप पूछ सकते हैं। जी आपका क्वेश्चन। सर मैंने पूछना है कि हम इधर यूके में आए हुए, हम 2010 में आए थे इधर। जी ठीक है। और हमने साइलम किया था, हमारा ह्यूमन राइट पे केस पास हुआ था 2014 में। ओके ऑलराइट ओके। तो उसमें हमें 2.5 साल की इन्होंने 2 लीव दी, अब ये तीसरी दी है। जी ठीक है ओके। ठीक है, तो क्या हम बच्चों के 10 साल के बेस पे इनका अब हमें ये इस जोन में 10 साल हो जाने हैं पूरे इस कंट्री में आए। ठीक है ओके ओके। तो हम बच्चों का इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं 10 साल के रूल पे। आपके बच्चे कहाँ बोर्न हुए थे? बच्चे 4 पाकिस्तान में बोर्न हुए थे। हाँ जी। सो वो 10 साल का जो लॉ है ना कि जो बच्चे की एज 10 हुई है तो वो ब्रिटिश के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सिर्फ वो बच्चे के लिए है जो यूके में बोर्न हुए थे। अच्छा। सो अगर बच्चे यूके से बाहर बोर्न हुए तो वो उसको अप्लाई नहीं होता। अगर बच्चे यूके में बोर्न हुए हैं तो उसको अप्लाई होता है। सो आपका जो सिचुएशन है ना, इसमें ये है कि जब आपका इनडेफिनेट होगा तो वो टाइम पे बच्चे का भी इनडेफिनेट होगा, आपके साथ वो कनेक्टेड होगा। इससे पहले बच्चे को इनडेफिनेट नहीं मिल सकता और नेशनलिटी भी नहीं मिल सकती। सो आप दोनों में से, हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी के पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, किसी दोनों के पास नहीं है? नहीं दोनों के पास नहीं है। जी दोनों के पास नहीं है। ऑलराइट ओके। सो अभी तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप यूके कब आए थे? 2010 में जून में, 10 जून को। और फिर आपने जो एप्लीकेशन डाला था, आपने कब डाला था एप्लीकेशन? हमने 2010 मतलब नवंबर में अप्लाई किया था असाइलम। ओके। और फिर उसका जवाब कब आया था? वो तो रिफ्यूज होता रहा, फिर 14 अप्रैल में फिर पास हो गया। तो 2014 में 10 अप्रैल को पास हो गया था। ऑलराइट ओके। मगर इतना टाइम निकल गया था। अपील में गया था, क्या हुआ था? जी अपील में गया था? अपील में उसने दिया था? नहीं, अपील में भी गया था, हमारी टिकटें हो गई थी, वो क्लियर कराई थी। इन्होंने बच्चों की बेस पर हमें केस पास किया था कि मेरे सब बच्चों को जहाँ काफी अच्छे सर्टिफिकेट वगैरह मिले थे, तो उसकी बेस पे इन्होंने फिर हमारा केस पास किया था। ओके ऑलराइट। ह्यूमन राइट में। जी तो अगर उसने 2014 में अगर उसने दिया था तो आप, मुझको तो ये लगता है कि मोस्ट लाइकली आप 10 साल के बाद एज इन 2024 में आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आपका टाइम, जो फर्स्ट वीज़ा आपको उसने ग्रांट किया था 14 में, तब से आप 10 इयर्स काउंट कर सकते हैं। सो अभी तो नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ अनदर 4 इयर्स के बाद अब सारे को इंडेफिनेट का एप्लीकेशन आप डाल सकेंगे। सारे को इंडेफिनेट मिलना चाहिए, अभी नहीं कर सकते। वो पता क्या, बच्ची ने यूनी जाना था, तो यूनी के लिए इन्होंने ना वो क्या कहते हैं, ग्रांट के लिए लोन लेते हैं ना, लोन का इशू है। तो जी वो दे नहीं रहे थे। वो कह रहे थे आपके पास इंडेफिनेट नहीं है। असल में यही तो मेरे अगले बच्चे ने भी यूनी जाना, तो उन्होंने तो फिर ये तो मसला बन जाएगा ना, फिर वो लोन नहीं दे रहे, तो बच्चों की पहले भी मेरी बेटी ने पढ़ाई छोड़ दी इसी वजह। ये बिग प्रॉब्लम है ना, ये कहते हैं ना कि ये इंडेफिनेट होना। आपने उसको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास ह्यूमन राइट्स की वीज़ा है और हाँ जी सब कुछ भी है, वो मानते नहीं है यूनी वाले। वो कहते हैं नहीं, इंडेफिनेट होगा तो फिर हम आपको लोन। असल में यही प्रॉब्लम है ना कि ये सब का प्रॉब्लम यही आ रहा है। जिसके बच्चे की एज 18 हो गई, 19 हो गई, सबका ये प्रॉब्लम है कि ये स्टूडेंट फाइनेंस वाले वो ना कहते हैं कि हम आपको लोन भी नहीं देंगे, ग्रांट भी नहीं देंगे। ये बिग प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है अभी। मगर प्रॉब्लम है कि अभी कुछ नहीं कर सकते। आई नो कि सम क्लाइंट्स ने तो ये भी किया है कि कोई फर्स्ट डिग्री पे करके की और फिर उसको जो मेडिसिन करना था, जो भी करना था, वो एक्सपेंसिव डिग्री, जब उसका इंडेफिनेट हो गया तो फिर वो कोर्स पे गए और उसके लिए फिर उसने ग्रांट लिया। मगर ये कॉमन प्रॉब्लम है, आपने जो बात की वो उसका कोई सलूशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली।
तो क्या मेरी अगर हम बेटी का पाकिस्तान में करते हैं शादी तो वो फिर उसको उधर से भी नहीं बुला सकती अगर फुल टाइम नहीं जॉब भी वो करती है तो? नहीं वो अभी नहीं बुलाने देंगे ना, जब तक आपकी जो डॉटर है जब तक उसका जी इनडेफिनिट नहीं हो जाएगा जी जी। तब तक उसको वीज़ा नहीं देंगे, ये प्रॉब्लम है। हम्म, हाँ जी। एक पॉसिबिलिटी है मगर मुश्किल है कि अगर उसकी शादी हो जाए और अगर जी उसका यूके में बच्चा हो जाए तो कोई ह्यूमन राइट्स का कोई एप्लीकेशन डाले, मगर वो टाइप ऑफ एप्लीकेशन है ना, वो रूल्स में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। रूल्स में सिर्फ ये लिखा है कि जो जो आपकी डॉटर है वो ब्रिटिश होना चाहिए, सेटल्ड होना चाहिए, यही लिखा है इसमें, तब हम वीज़ा देंगे। अगर उसका बच्चा या हो जाता है तो फिर कोई ह्यूमन राइट्स का एप्लीकेशन डालता है, मगर इतना डिफ़िकल्ट टू टेल, वो वीज़ा जनरली नहीं देते इस पे। सो अगर बच्ची की शादी अगर पाकिस्तान में होती है, जहाँ भी होती है, तो आपको माइंड में यही रखना चाहिए कि मोस्ट लाइकली 2024 में इनडेफिनिट होगा, उसके बाद वो स्पॉन्सर कर सकेगी हस्बैंड को। जी ठीक है, चलें बहुत नो शुक्रिया बहुत प्रॉब्लम है। ओके, शुक्रिया। थैंक यू आपका कॉल के लिए, ओके थैंक जी यू वेरी ओके मच। अल्लाह जी हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। We'll take our next call. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी जी, मेरा सवाल ये है कि मैं स्पाउस वीज़े पर अपने डिपेंडेंट के साथ यूके आया था जी, ओके और उसके बाद हमारी फर्दर लीव भी एक्सटेंड हो गई। जी, ठीक है अंडर लॉ आफ्टर 3 कंप्लीटिंग इयर्स अंडर 18 को मेरे बेटे को ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल गई अंडर सेक्शन 35। जी, ठीक है, ओके ओके उसके बाद हुआ ये कि मेरी वाइफ ने नेक्स्ट मंथ बच्चे का चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई कर दिया। जी, ठीक है, ओके उन्होंने चाइल्ड बेनिफिट जो था वो 3 मंथ बैक डेटेड दे दिया है। जी, ठीक है, ओके उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो एट दैट टाइम माय सन वाज नॉट ब्रिटिश, हाँ ही वाज अंडर माय डिपेंडेंट। जी 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 तो अब ये मेरी एप्लीकेशन में तो कोई फर्क नहीं आएगा। हम नहीं चाइल्ड बेनिफिट ऑफिस फोन करते हैं तो वो कोई नहीं नहीं रिप्लाई नहीं करते, ना नहीं इसको नहीं सही कर रहे हैं ना कुछ कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, आपके बारे में तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। वो इतने डिटेल में जब आप अप्लाई करेंगे वो कुछ इतना डिटेल में नहीं देखेंगे। नहीं, वो हमारी जो वीजा कंडीशन है उसमें उन्होंने लिख कर दिया था पब्लिक फंड के अंदर कि योर स्पॉन्सर इज नॉट एंटाइटलमेंट फॉर 5 years टू क्लेम एनीथिंग फॉर यू एंड फॉर योर डिपेंडेंट ऑन दिस एप्लीकेशन। लेकिन आईएलआर के अंदर तो वो बेटा मेरा अप्लाई नहीं करेगा, वो तो मैं ही करूंगा सिर्फ। वो जो पब्लिक फ़ंड के लिए जो एप्लीकेशन है ना, वो तो वाइफ की तरफ से एप्लीकेशन है ना। सो वाइफ ने अगर चाइल्ड बेनिफिट के लिए अप्लाई किया, वाइफ ने कोई यूनिवर्सल क्रेडिट, वर्किंग टैक्स क्रेडिट्स के लिए अप्लाई किया, वो तो वो उसने किया ना, वो तो कर सकती है ना, वो ब्रिटिश है ना। जी, वो ब्रिटिश है, लेकिन मुझे डाउट ये हो रहा नहीं है नहीं नहीं कि ये वो एज ए डिपेंडेंट मेरे साथ आया था नहीं और नहीं नहीं, वाइफ ने नहीं इस अंडरटेकिंग दी थी कि हम्म, ये डिपेंडेंट और मेरे हस्बैंड जो है ये 5 years तक मैं इनके बिहाफ पर क्लेम नहीं करूंगी। तो नहीं वाइफ ने मेरे बेटे के बिहाफ पर क्लेम कर दी है। जो तो आप जब यहाँ आए थे ना, तो आपको नॉर्मल स्पाउस वीज़ा मिली थी। जी, 5 years रूट। हाँ नॉर्मल ना, 2.5 years, 2.5 years, जी 5 जी जी year पार्टनर रूट ने। जी जी ओके, और आपके जो चाइल्ड है ना, जी। तो चाइल्ड तो पहले से वो ब्रिटिश नहीं था आपका चाइल्ड। नहीं, ब्रिटिश नहीं था, वो मेरे साथ डिपेंडेंट आया था। ओके, आफ्टर 3 years यहाँ यूके में हमने स्टे किया हस्बैंड वाइफ ने, तो उसे रेजिडेंसी मिल गई। उसके ग्रैंड फादर जो थे वो वो ब्रिटिश भी थे। ब्रिटिश थे, तो जी उस बेस के ऊपर अंडर सेक्शन 35 के ऊपर हाँ, इसे ब्रिटिश नेशनलिटी मिल गई। समझ गया, मैं तो समझ गया, राइट। सो आप जब अप्लाई करेंगे ना आपका इनडेफिनेट के लिए, तो आपके लिए तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, ये तो नहीं आएगा कि ये एट द टाइम ऑफ आपकी नहीं 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 वाइफ ने नहीं नहीं कमिट नहीं किया नहीं था इन नहीं सब के नहीं लिए? नहीं नहीं, ये जो है ना, वो जो कहते हैं कि दे विल बी, वो बेनिफिट्स क्लेम नहीं करेंगे, वो सिर्फ वो टाइम के लिए है कि वो जब तक उसका वीज़ा इंडेफिनिट नहीं होगा तब तक। सो आप की वीज़ा जब तक आपका इंडेफिनिट नहीं होगा, आपके लिए क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर वर्किंग टैक्स क्रेडिट्स। ने आपका चाइल्ड के लिए भी सेम ही है कि वो क्लेम नहीं कर सकते, मगर जब वो लीगली एंटाइटल्ड हो जाते हैं बेनिफिट्स के लिए, जी तो जी। दैट अप्लाइज, वो डेफिनेटली उसको पैसे वो ले सकते हैं। सो इसकी अच्छा। फ़िक्र न करो। आप जो कहते हैं ना कि 5 years की हमने थोड़ी सी गारंटी अंडरटेकिंग दी थी, इसकी बिल्कुल जी जी। फ़िक्र न करो। अच्छा, वो कुछ नहीं कह सकते उसके बारे ये में, तो प्रॉब्लम नहीं करेगा? उन्होंने जो बिल्कुल बैक नहीं। डेटेड दे दी है 2 महीने का बैक डेटेड में चला गया है। नहीं वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपके लिए।
बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इसकी फिक्र अच्छा, बिल्कुल ना करो। तो 100%। मैं अपनी एप्लीकेशन में सब चीजें मेंशन कर दूं कि ये इस तरह से हुआ था हाँ, नहीं नहीं नहीं, और ऐसी कि कोई मैंने कोई चाइल्ड एक्सप्लेन, नहीं बेनिफिट नहीं के नहीं नहीं लिए नहीं अप्लाई नहीं किया, नहीं नहीं तो नहीं नहीं मैं चाइल्ड बेनिफिट ऑफिस फोन करता हूँ कि आई एग्री टू रीपे ऑल द अमाउंट, जस्ट कैंसिल इट, नहीं नहीं एग्री नहीं, नहीं होते। कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगे तो एक क्वेश्चन आता है फ़ोन में कि डू यू गेट एनी बेनिफिट्स? नो, ऑब्वियसली आप जी। वाइफ के बारे में पूछेंगे डज शी गेट एनी बेनिफिट्स? चाइल्ड बेनिफिट, तो शी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम ना। ठीक है। अच्छा, ये जैसे अगर वर्किंग टैक्स रेडी, सो दैट इज समथिंग शी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम। यूनिवर्सल क्रेडिट वो भी वो क्लेम कर सकती है। आप बिल्कुल आप फिक्र ना करो उसकी, कोई अच्छा कैंसलेशन करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, नहीं तो उससे तो फर्क नहीं पड़े, वो जैसे अब तो सिर्फ मेरी ही एप्लीकेशन जाएगी, तो मेरे बेटे का तो सिर्फ एक माय फैमिली ट्री के तौर के पर वो प्रेजेंट होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, 100% इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100%। ओके। अब क्योंकि ये तो होता रहता है कि स्पाउस जो ब्रिटिश है वो बेनिफिट्स क्लेम करते हैं, वर्किंग जी जी। टैक्स क्रेडिट, चाइल्ड हाउसिंग बेनिफिट वो करते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते और आपने किया भी नहीं है खुद अप्लाई। हम्म। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस वजह से डाउट हो रहा था क्योंकि जो नहीं, कंडीशन उन्होंने लिखी, योर स्पॉन्सर नहीं इज नहीं, आपने आल्सो नॉट एंटाइटल्ड। जी जी, आप इतनी फिक्र ना करो, आप इतना डीप इसमें रीड ना करो, ये कॉमन इश्यू है, आप बिल्कुल फिक्र ना करो इसके बारे में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल 100% इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अप्लाई नहीं किया है, वाइफ ने किया है, शी इज़ एंटाइटल्ड टू क्लेम एज अ ब्रिटिश सिटीजन और समबडी हु हैज इंडेफिनिट लीव। आप बिल्कुल इसकी फिक्र ना करो। आप ये कॉमन इश्यू है, वो क्लाइंट्स रेगुलरली इसके बारे में हमको पूछते हैं, रेगुलरली हम एप्लीकेशंस डालते हैं ये सिचुएशन में, और कभी भी किसी का प्रॉब्लम नहीं आया है, बिल्कुल नहीं। ओके ओके जी, नो प्रॉब्लम है जी, ठीक है ना भाई जी, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम है, चलो ओके, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। So just before we took those calls, we were looking at the problem with coronavirus, and in particular on immigration applications. And I looked at the problems with in-country applications, how we need to ensure that these applications are submitted in time. Whatever happens, you can't miss the deadline. It's possible the government might issue guidance, the Home Office might issue guidance saying that people's visas are automatically extended for 6 months, 3 months, whatever, but that hasn't happened. So you must ensure if your visa is expiring, you apply in time. Okay, now the second problem that we are experiencing at the moment is those people who are in the process of sponsoring their partners to come to the United Kingdom. So you've got the British citizen spouse here in the UK. They're getting their paperwork ready. They're about to sponsor their husband or wife, who might be in India, Pakistan, Bangladesh, wherever, is trying to sponsor them to come to the UK. Now, the particular problem there relates to finances. And as our regular viewers will be aware that there are financial requirements that need to be complied with, and there's a particular problem with complying with those in the current climate. I'll look at that in greater detail after I've taken my next call. Yeah, hello, assalamu alaikum. Hello. जनाब मैं और जी। टीवी ते गल कर रहे सन जी, मैं जी। गल करने दी इमिग्रेशन के बारे च जी जी, आप लाइव है ऐप पे, जी आप पूछ सकते हैं, जी जी भाई। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी जी भाई, अच्छा जी आप लाइव है, जी भाई आपका क्वेश्चन क्या है? अच्छा जी, मैं एक क्वेश्चन ये है कि मेरी मदर इन लॉ पाकिस्तान इन, तो जिस तरह आमदे जाते रहते, लेकिन असं पक्की स्टे कराना चाहते हैं, कोई तरीका है? अब बहुत मुश्किल है। आपका यहाँ जो है, आपके पास वो ब्रिटिश पासपोर्ट है? ओ कोई फैमिली में है जिसके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, ऐसा कुछ है उसके कोई बच्चे के पास यूरोपियन पासपोर्ट, फ्रांस, जी, जी। जर्मनी, ऐसा किसी के पास है पासपोर्ट? ऐसा तो नहीं है सिर्फ, मुश्किल है नहीं मैं जी, सिर्फ बिकॉज जो अगर ब्रिटिश मेरे पास है, ब्रिटिश है ना, वाइफ के पास ब्रिटिश है, ब्रिटिश है, मेरा भी जी है। जी। so असल में इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ब्रिटिश जो है ना यहाँ, उसका लॉ डिफरेंट है, जिसके पास यूरोपियन पासपोर्ट है और वो पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, उसका लॉ डिफरेंट है। ब्रिटिश वाले बहुत मुश्किल है इंडेफिनिट करने के लिए, ऐसे ही समझो कि कर ही नहीं सकते, सिर्फ विज़िट पे बुला सकते हैं।
वो नहीं कर सकते। यूरोपियन जो पासपोर्ट है जिसके पास, वो इनडेफिनेट के लिए उसके पेरेंट्स को बुला सकते हैं, मगर क्योंकि वो जी जी भाई आप क्या कह रहे थे? अच्छा वो हमारे सब यहाँ हैं, वहाँ पर उनके पास कोई भी नहीं है, हम जाते आते रहते हैं जी तो खर्चा भी करते हैं। जी। और वालिद साहब की वो तबीयत कैसी है, हेल्थ, वो उसकी हेल्थ कैसी है, वो बीमार है, ठीक है, क्या है उसका? तबीयत ठीक है, वो क्या नाम है, वो पेंशन ली हुई है उन्होंने। पेंशन में, जी 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 जी। रियली प्रॉब्लम क्या है कि वो सिचुएशन में सिर्फ विजिटर पे ही बुला सकते हैं, और कोई वीज़ा ही नहीं है परमानेंट के लिए। पहले था 2012 तक था, आप पेरेंट्स को इंडेफिनेट के लिए बुला सकते थे। 2012 में उसने बंद कर दिया, ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में वो निकाल दिया बिल्कुल। 2000 जून 2012 में निकाल दिया। इसके बाद क्या हो गया कि क्योंकि वो कैंसिल कर दिया, कोई वीज़ा रूट ही नहीं है। एक है अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव, मगर वो तो मुश्किल है, इसमें अप्लाई नहीं होता वो तो जनरली। ये हो सॉरी जी सर। अच्छा, वो अगर एक मेरा ब्रदर ला दूसरे मुल्क में रहता था, आयरलैंड में, वहाँ पर उसने अप्लाई की थी, वीज़ा नहीं दिया उन्होंने, जी तो अभी वो कर सकता है यहाँ पर आ जाए अगर वो? तो वो जो ब्रदर इन लॉ है उसके पास पासपोर्ट किसकी है, किस कंट्री की है पासपोर्ट? पासपोर्ट तो ब्रिटिश है। ब्रिटिश है। तो वो अगर आप आइलैंड जाता है, या तो आप, ये बहुत मुश्किल है ना, आप अगर फॉर एग्जांपल पोर्चुगल चले जाते हैं, ये बात करनी इजी है मगर करना मुश्किल है, कि अगर आप पोर्चुगल चला जाए तो आप पोर्चुगल में बुला सकते हैं परमानेंट बेसिस पे पेरेंट्स को। अच्छा अच्छा 100%। बिकॉज जैसे वो यूरोप वाले यहाँ आते हैं तो उसको यूरोपियन लॉ अप्लाई होता है। आप अगर यूरोप जाते हैं तो आपको यूरोपियन लॉ अप्लाई होता है। तो आप अगर पोर्चुगल चले जाते हैं तो वेरी इजी है, आपको वेरी क्विकली ये काम हो जाएगा। मगर वहाँ जाना पड़ता है ना, वहाँ रहना पड़ता है, वहाँ कुछ काम बताना पड़ता है, तो फिर वहाँ तो आ सकेंगे। और वहाँ अगर 1 साल रहेंगे तो इसके बाद आप उसको यहाँ भी ला सकते हैं। मगर ये ही एक वो यूरोपियन ही तरीका है, एक यूरोप नहीं चलता। बस वो यूरोपियन का जो राइट है ना, जो आप यूरोप जाए और यूरोप में आप बुलाए आपके पेरेंट्स को, वो ही कर सकते हैं। अच्छा मगर वो इतना इजी काम नहीं है ना। अच्छा अच्छा जी जनाब, बहुत मेहरबानी। नो प्रॉब्लम है, जज़ाकल्लाह आपका जी जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू है आपका कॉल के लिए। विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं इमिग्रेशन बात कर रही हूँ। जी जी, आप लाइव हैं एयर पे, आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी भाई। मेरे पास मेरी वाइफ यूरोपियन है, जी आयरिश सिटीजन। जी। तो मैं अपनी वालदा को पाकिस्तान से बुलाना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पे इंडेफिनिट है यूरोपियन यूनियन का। ओके ठीक है ठीक है। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ अपनी वालदा को डिपेंडेंट को बुला सकता हूँ यहाँ पे? आपकी जो वाइफ है ना, उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और या सिर्फ आयरिश पासपोर्ट है? आयरिश पासपोर्ट है, और यहाँ पे जो है उनके पास ब्लू वाला रेजिडेंस कार्ड है। रेजिडेंस कार्ड है ना, मगर उसके पास आयरिश पासपोर्ट है। ओके। और आपकी शादी लीगली हुई है, लीगल मैरिज है आपकी? जी जी जी, लीगल मैरिज है यहाँ पे। उसके ऊपर मुझे 5 साल का वीज़ा मिला, उसके बाद फिर मुझे इंडेफिनेट। जी ठीक है। तो इंडेफिनेट वो जो यूरोपियन राइट्स वाला जी जी समझ गया जी, ठीक है। और सो कर सकते हैं, आपकी वाइफ आपके मदर को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं। पहले आपको वाइफ को रजिस्टर हो जाना चाहिए, ये EU सेटलमेंट स्कीम है, इसमें रजिस्टर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं EU सेटलमेंट स्कीम। जब वो रजिस्टर हो जाएंगे तो एक उसको रेफरेंस नंबर मिलेगा कि वो EU सेटलमेंट स्कीम में वाइफ रजिस्टर होगी। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। इसके बाद वो स्पॉन्सर कर सकती है आपके मदर को एज अ यूरोपियन सिटीज़न, वो कर सकते हैं। इतना मुश्किल भी नहीं है, वो कर सकते हैं 100%। मगर उसके मैं अपने इंडेफिनेट से नहीं कर सकता खुद ही? नहीं, आप सिर्फ विजिट के लिए बुला सकते हैं ना, विजिट वीज़ा के लिए। अच्छा, वो यूरोपियन क्योंकि मैं तो यूरोपियन ही इंडेफिनेट मिला है मुझे, तो मैं नहीं, आप नहीं कर सकते। वो आपकी पासपोर्ट देखते हैं ना,
वो आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं है, इसलिए आप यूरोपियन नेशनल नहीं है, इसलिए आप नहीं कर सकते। आप वाइफ के पास यूरोपियन पासपोर्ट है, उसको अप्लाई होता है। वो ये नहीं देखते कि आपको यूरोपियन फैमिली मेंबर है, ईए फैमिली मेंबर, वो नहीं देखते, आपकी नेशनैलिटी देखते हैं। जिसकी नेशनैलिटी यूरोपियन है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। सो वो आपकी वाइफ जो करेगी ना, तो वाइफ का डॉक्यूमेंट्स में ये होगा, वो बताएगी कि मैं यूरोपियन नेशनल हूँ, ये मेरा ईयू नंबर है, मेरा हस्बैंड ये है, मेरी मैरिज सर्टिफिकेट ये है। फिर आप आपकी पासपोर्ट बताएंगे, आप आपकी बर्थ सर्टिफिकेट बताएंगे कि ये मेरी मदर है। सो ये लिंक बताएंगे कि ये जो आपकी मदर है, तो ये जो यूरोपियन नेशनल है उसकी डॉटर इन लॉ है, ये लिंक बताना पड़ता है उसको। तो इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये दिसंबर में ये स्कीम बंद हो जाएगी। जी, वो मैंने करवा लिया था वाइफ से बोल कर। जी, तो अगर जी वो ईयू सेटलमेंट, ठीक है। तो अगर मदर को भी बुलाना है ना, तो वो भी दिसंबर से पहले करना पड़ेगा। ओके। सो कर सकते हैं, आप खुद नहीं कर सकते, वाइफ के थ्रू कर सकते हैं। आप तो सिर्फ विजिट पे बुला सकते हैं मदर को। एक्चुअली मैंने अप्लाई करना था, मगर वो अब मेरी वाइफ जो है वो आयरिश सिटीजन है और उनसे वो गोरी हैं, तो मेरी वाइफ से कम्युनिकेशन वगैरह मदर से तो नहीं होती जी। और कोई पैसे वगैरह सब कुछ मैं ही भेजता हूँ अपनी मम्मी को। वो ज़रूरत नहीं है। ये जो न्यू स्कीम है ना, ईयू सेटलमेंट स्कीम है, इसमें कम्युनिकेशन भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें काम बताने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें पैसे भेजते हैं वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब निकाल दिया है उसने। ये पहले जो रूल था ना, जो नॉर्मल ईईए उसको कहते थे, ईईए फैमिली मेंबर, तो वो रूल डिफरेंट था। और ये न्यू ईयू सेटलमेंट स्कीम है, उसका रूल डिफरेंट है। इसमें मेन डिफरेंस ये है कि यूरोपियन सिटीज़न का काम बताने की ज़रूरत नहीं है, और उसको पे डिपेंडेंसी जो होती है कि पैसे भेजते थे मदर पे, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मदर के साथ बात करते हैं, कोई लिंक है, वो बिल्कुल कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, तो इसका मतलब वो इजीली हो सकता है। इजी हो सकता है अभी टाइम, अगर आप करना चाहते हैं तो अभी टाइम है आपके पास, और ये टाइम भी चला जाएगा, मगर इजी है अभी। जी, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच आपका कॉल के लिए, थैंक यू। चलो, अस्सलाम वालेकुम। We'll take our next call. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैं लाइव हूँ। जी लाइव है जी, आप लाइव है, और जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी मेरा क्वेश्चन ये है भाईजान, मैं 2011 में अपनी वाइफ के साथ आया था। मेरी वाइफ स्टूडेंट थी, मैं डिपेंडेंट था। जी, ठीक है, ओके। 2012 में हमने एक्सटेंशन अप्लाई की जी, जो 2016 में होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दिया ट्वाइट पे विद राइट ऑफ अपील। जी, ठीक है, ओके। 2017 में मैंने अपील भी की जी, फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में, जी, तो होम ऑफिस अपर ट्रिब्यूनल चला गया। जी, ठीक है, जी, लेकिन जब डेट थी ना अपर ट्रिब्यूनल की, जी, तो होम ऑफिस ने हमें ऑफर किया कि आप ना आर्टिकल 8 फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की सेक्शन 120 में ग्राउंड्स ऐड कर ले, हाँ, लेकिन हियरिंग दोबारा करवा ले फर्स्ट ईयर। जी, ठीक है, ओके, ओके। मैंने सेक्शन 120 में ग्राउंड दी कि मेरे 2 यहाँ बच्चे हो गए, 2 साल का, एक 3 साल का, मुझे यही स्टे दिया जाए, अब मैं 7-8 साल बाद वापस नहीं जा सकता, जो होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दिया। जी, फिर मेरी जब हियरिंग थी ना ट्वाइक पे, पहले मेरी ट्वाइक की हियरिंग हुई, उसके बाद मेरी आर्टिकल 8 फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की हियरिंग हुई। जी, ठीक है, ओके। होम ऑफिस ने जज ने मेरी ट्वाइक पे भी अपील अलाउ कर दी, आर्टिकल 8 पे भी अपील अलाउ कर दी। ठीक है, ओके, ठीक है, अब मैं एक्सेप्ट कर रहा था आर्टिकल 8 पे वीजा, ओके, होम ऑफिस ने मुझे 60 डेज का वीजा दे दिया। ठीक है, मैंने होम ऑफिस को प्री एक्शन प्रोटोकॉल भेजा, होम ऑफिस ने कहा जी हमारा डिसीजन ठीक है। जी, मैं जुडिशियल रिव्यू में चला गया। जी, अब जुडिशियल रिव्यू की जब डेट थी, उससे पहले होम ऑफिस ने कहा आप जुडिशियल रिव्यू विड्रॉ कर लें विद एक्सपेंस, हम आपको डिसीजन दोबारा दे देंगे। जी, समझ गए। उसके लिए उन्होंने मुझे 31 मार्च तक टाइम दिया। जी, ठीक है। मेरे क्वेश्चन 2 ये हैं कि भाईजान अब मुझे कौन सा वीजा मिलेगा। दूसरा ये कि इन्होंने मुझे 3 महीने कहा है, लेकिन 31 मार्च तो आ गई है, कोई जवाब नहीं है। ये नॉर्मली कितना टाइम लगा देते हैं भाईजान? और थैंक यू वेरी मच इतना तफसील से सवाल सुनने के। जी, 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 आप जो वो कहते हैं ना कि हम 3 मंथ्स में डिसीजन देंगे, रफली 3 to 4 मंथ्स में उसका डिसीजन आ जाता है। 3 to 4 मंथ्स। अगर वो आपको जवाब न दे तो उसका जो सलिसिटर्स होते हैं ना लिटिगेशन डिपार्टमेंट में, तो उसको ईमेल करो और उसको रिमाइंड करो कि आपने कहा था कि 3 मंथ्स में। इट्स नॉर्मली 3 मंथ्स फ्रॉम जो कोर्ट का जो ऑर्डर सील होता है ना, तब से वो 3 मंथ्स होता है। जब से आप अग्री करते हैं तब से नहीं,
जब कोर्ट में वो स्टैंप लगाकर वापस आता है तब से 3 मंथ्स होता है उसको डिसीजन। समटाइम्स वो ओवर भी जाते हैं, मगर 3 to 4 मंथ्स में वो इशू वीज़ा कर देते हैं। मुझको ये लगता है कि दिस टाइम जो वीज़ा वो इशू करेंगे वो नॉर्मल वीज़ा इशू। आप जो आए थे वो नॉर्मल स्पाउस वीज़ा पे आए थे? नहीं, मेरी वाइफ जो थी वो Tier 4 पे थी और मैं डिपेंडेंट था अपनी वाइफ का। जी ठीक है, ओके। लेकिन हमने आर्टिकल 8 पे भी विन किया ना अभी अपील, जी जिसे होम ऑफिस ने इग्नोर कर दिया और हमें 60 डेज का वीजा दे दिया इमिग्रेशन पे। जी जी ठीक है। तो उसी को मैंने जुडिशियल रिव्यू किया था ना, फिर होम ऑफिस ने कहा जुडिशियल रिव्यू विड्रॉ कर लें, हम आपको नया डिसीजन देंगे। ओके ठीक। मैं यही कि ये दोबारा ही 60 डेज का देंगे या मुझे रिफ्यूज कर देंगे विद राइट ऑफ अपील। आपने जो चैलेंज किया था ना, आपने क्या कहा था कि 2.5 ईयर वीज़ा देना चाहिए? आपने क्या कहा? जी मैंने कहा था कि हमें आर्टिकल 8 पे वीजा मिलना चाहिए क्योंकि मेरी आर्टिकल 8 पे भी अपील अलाउ है। वो बात सही है, 2.5 ईयर की वीज़ा देना चाहिए उसको, वो बात सही है। जी आप यूके में कब आए थे? मैं 2011 में आया था। अब मेरे 2021 में, यानी कि आज से पूरे 12 महीने बाद 10 साल की हो जाएंगे ना, मैं लीगल हूँ। तो मैं यही समझता हूँ कि अगर उसने 2.5 ईयर्स की वीज़ा दे दी आपको, वो उसने विथड्रॉ किया, उसका मीनिंग तो यही है कि वो देने वाले हैं आपको। सो 2.5 ईयर्स की, वो 2.5 ईयर्स की वीज़ा दे देंगे। नॉर्मली 3 to 4 मंथ्स में वो डिसाइड कर लेते हैं और फिर आपको तो पता ही है कि 2021 में आपका जो 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लॉन्ग रेजिडेंस पे अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट के लिए। मगर आपने जैसे मुझको एक्सप्लेन किया ना, मुझको प्रॉब्लम नहीं लगता है, ये आपको दे देंगे, ये आपको दे देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपके कॉल के लिए, थैंक यू वेरी मच इंडीड, थैंक यू। ओके, सो जस्ट बिफोर the calls, we were looking at the problems associated with coronavirus and immigration matters. Now, the point that I'd come up to, I've dealt with the problems within the UK. The problem is where you have a spouse who's in the UK sponsoring the husband or wife to come over from abroad. Now, what I was dealing with was, okay, the main issue with these applications relate to the financial requirement. You need to be earning 18,600. They'll generally look at your income over the last 6 months, etc. The problem at the moment with what's going on is people are losing their jobs. People are finding that their salary is going down. So there are specific problems. It may well mean that you may well have to delay your husband or wife's spouse application because you are unlikely to meet the financial requirement. At the moment, there is no flexibility, there are no concessions that the Home Office has issued in relation to this. So there are particular problems associated with what's going on in the world, and obviously immigration is the least of people's worries. There are more serious issues, people falling ill, etc. In the worst case scenario, people passing away. So these are minor matters, but because we're dealing with immigration matters, it's only right that I flag up some of the issues which are coming up in practice. Inshallah, all being well, we'll be back next week when we can look at these issues in greater detail and look at whether the Home Office has issued any revised guidance to deal with the problems that we've been discussing today. Until next week, Assalamu alaikum.